गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा को रेगुलर प्रो पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड के बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो चलिए जल्दी से जाइए, हमेशा की तरह कॉपी कलम, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लिया। फिर आज हम लोग अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सब्जेक्टिव पर्पज से बल्कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं, इसके सब्जेक्टिव लेवल पे भी और ऑब्जेक्टिव लेवल पे। जो बच्चे सीबीएसई करिकुलम से हैं वो प्लीज़ जाएं, सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस भी अपलोड कर दिया है। और गाइज आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा गाइज, आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि विद्युत धारा चैप्टर में जब हम लोग ओम का नियम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक बात पता किया कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है चालक से होते हुए, वो किस पे निर्भर कर रही थी, उसके विभवांतर पे। ठीक है, और विभवांतर के साथ साथ एक और कारक था जिस पे विद्युत धारा निर्भर कर रही थी, जिसको हम लोगों ने आर से सूचित किया। जी हाँ बिल्कुल, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि विद्युत धारा विभवांतर के साथ साथ प्रतिरोध पे भी निर्भर कर रही है। इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी उपकरण को चलाने के लिए हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा धारा चाहिए, कभी कभी कम धारा चाहिए, है ना। हमेशा एक जैसी तो धारा की जरूरत नहीं होगी। यही कारण है कि विद्युत धारा की आवश्यकता के आधार पर, यानी कि हमें कितना प्राबल्य की विद्युत धारा चाहिए या फिर जो उपकरण हम लोग यूज कर रहे हैं उसको कितनी विद्युत धारा देनी होगी, ठीक है, उसको कितनी विद्युत धारा की जरूरत है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधों का समूहन करते हैं। ओके, ताकि जो आप उपकरण यूज कर रहे हैं उसको जितनी आवश्यकता है वो उसको प्राप्त हो सके। क्लियर बात समझ रहे हैं। तो विद्युत धारा, तो आज का जो टॉपिक हम लोग का, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि प्रतिरोधों को कितने प्रकार से हम लोग समूहित कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रतिरोधों को दो प्रकार से हम लोग समूहन उसका कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपको श्रेणी क्रम, ठीक है, और दूसरा होता है पार्श्व क्रम या फिर उसे समानांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, इससे समझिए, ये एक प्रतिरोध है और ये एक प्रतिरोध है। सपोज करो ये 4 ओम का है और ये वाला 6 ओम का है। क्लियर। तो अगर हम लोग दो प्रतिरोधों को या दो से ज्यादा प्रतिरोधों को इस प्रकार से, यानी कि ऐसे एकदम आराम से समझो कि ट्रेन की पटरी बना देते हैं, तो समझ जाइए कि इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। यानी कि एक श्रेणी में है ना, एक श्रेणी में हमने इसे जोड़ दिया तो इसे क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम, या इसे बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। क्लियर। और अगर जैसे ये प्रतिरोध है, इसका एक दूसरे को एकदम बिल्कुल समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि इसका एक छोर कहीं कनेक्टेड है, इसका एक छोर कनेक्टेड है कहीं पे, और फिर इसका एक छोर वहीं पे जा, एक किसी खास बिंदु पर जाकर कनेक्टेड है, इसका एक छोर और इसका भी एक छोर किसी खास बिंदु पर कनेक्टेड है। तो ऐसे क्रम क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम। क्लियर बच्चों। आइए समझते हैं एक और पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, इसका क्या मतलब होता है। ओके, आइए बच्चों गौर से इधर ध्यान से देखिएगा। वह एकल प्रतिरोध, ठीक है, जिसे कई प्रतिरोधों के स्थान पर लगाने से वही धारा प्राप्त होती है जितने कई प्रतिरोधों के लगे रहने से प्राप्त होती है। मतलब को समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग इसका मतलब समझते हैं। अगर हम लोग दो प्रतिरोध, ये R1 है, ओके, और ये R2 है, A से B पॉइंट और B से C, अगर लगातार हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, लगातार जोड़ देते हैं, तो एक श्रेणी बन रही है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम समूहन। कोई कंफ्यूजन। और ये क्या बच्चों, देखिए एक दूसरे का समानांतर दिखाई दे रहा है, इस तरह है ना बच्चों, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समानांतर क्रम समूहन। इसका एक सिरा यहां है और दूसरा सिरा यहां है, A पॉइंट और B पॉइंट पे। क्लियर। R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध। उसके बाद मैंने एक टर्म यूज किया था समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा है पॉइंट A, यहाँ क्या लिखा है पॉइंट C। तो इन दोनों प्रतिरोध के जगह पर मैंने एक ऐसा प्रतिरोध यूज किया जिससे एकदम सेम वही धारा प्रवाहित हो रही है जो इससे प्रवाहित होगी, और इस प्रतिरोध को क्या बोलते हैं बच्चों, समतुल्य प्रतिरोध। मैंने इसे क्या लिखा है, RS, एस का मतलब सीरीज, तो मैं आगे भी RS ही यूज करूंगा। और समानांतर क्रम के लिए हमने एक समतुल्य प्रतिरोध क्या ले लिया, RP। ठीक है, R1 और R2 की जगह एक सिंगल प्रतिरोध, इसका नाम क्या है, RP, इसे हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एक तो है, इसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड बहुत आते हैं जिससे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ओके बच्चों, इसे ध्यान से समझना सीखना है। ओके गाइस, तो आइए पहले हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम यानी सीरीज ग्रुपिंग के लिए हम लोग कोई व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। व्यंजक का मतलब क्या है, अगर मान लिया कोई प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है बच्चों। आइए, बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि कैसे इसका पिक्चर बनाना है, तो बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सब मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध है, एक R1 है, एक R2 ओम का है, एक R3 ओम का है। तो
दो पॉइंट पे, ए बी पॉइंट पे आपको R1 है, BC पॉइंट पे R2 और CD पॉइंट पे R3, और उसके बाद हम लोगों ने परिपथ तैयार कर लिया। उसके बाद देखो बच्चों, जब करंट फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होगा तो सेम करंट सब में फ्लो करेगा, एक ही करंट सब में फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर श्रेणी क्रम समूहन में चूंकि बिंदु अलग अलग हैं, इसलिए इनके बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। देखो मैंने अलग अलग बनाया ना बच्चों, इनके बीच का विभवांतर, जाहिर सी बात है जब सिराएं अलग अलग होंगी, धारा तो सेम प्रवाहित हो लेकिन प्रतिरोध तो अलग अलग है ना, इसीलिए इनके बीच का विभवांतर अलग अलग हो जाता है। श्रेणी क्रम में क्या याद रखना है कि विभवांतर अलग अलग होता है, धारा सेम होती है। कोई कंफ्यूजन? फिर से एक बार, श्रेणी क्रम में क्या विभवांतर अलग अलग होंगे, परंतु धारा का जो प्रवाह हो रहा है या धारा का जो प्राबल्य वो सेम होगा। कोई कंफ्यूजन? एक ही धारा सबसे प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात आती है लिखते कैसे हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, मान लिया R1, R2 और R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में परिपथ से जुड़े हुए हैं। ओके, अगर मान लिया, देखो बच्चों लास्ट ऑप्शन बता रहा हूं मैं, अगर मान लिया एग्जाम में ये नहीं याद आ रहा कि इसको लिखते कैसे हैं, तो एक पॉइंट याद रखना कि ये पिक्चर बना लेना, उसका लिख लेना कि परिपथ को चित्र अनुसार सजाया, काफी है। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद हम लोग क्या, देखिए RS मतलब समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए हमने क्या ले लिया, RS लिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लिया 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में परिपथ से जुड़े हुए हैं, जिनसे धारा I प्रवाहित हो रही है। कोई कंफ्यूजन? सिरा AB पे प्रतिरोध V1 है, सिरा BC पे प्रतिरोध V2 है, सिरा CD पे प्रतिरोध V3 है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओम का नियम यूज करेंगे। चूंकि देखो R दिखाई दे रहा है, V दिखाई दे रहा है, करंट दिखाई दे रहा है, मतलब ओम के नियम से रिलेशन है। ओके, और प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना, खुद भी करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से भी करवाना है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। देखो बच्चों, मैंने लिख दिया कि मान लिया R1, R2 और R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। क्लियर? जिनसे होकर धारा I प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधों को AB, BC और CD, AB, BC और CD का जो विभवांतर क्या है, AB का विभवांतर है V1, BC का विभवांतर है V2 और CD का विभवांतर है V3। क्लियर? लिख दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः ये समझने वाली बात है, ओम के नियम से, कि ओम के नियम से अगर हमें इन दो पॉइंट AB के पॉइंट का विभवांतर पता करना है, यानी V1 पता करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर क्या होता है, I, धारा तो सेम है और प्रतिरोध क्या है, R1। बात समझ में आई? ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर IR होता है ना बच्चों। यहाँ पे विभवांतर क्या है, V1 है और प्रतिरोध क्या है, R1 है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना V1 बराबर I प्लस, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना V1 बराबर I इंटू R1। क्लियर? उसी तरह से V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2। देख लो, R2 है इसका प्रतिरोध और I धारा प्रवाहित हो रही है। और इसी प्रकार V3 बराबर IR3। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इक्वेशन 2 बना लेते हैं, इक्वेशन 3 बना लेते हैं। कोई कंफ्यूजन? इसे ध्यान से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक स्टेप को आराम आराम से बता सकूं। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, अब यहाँ एक पॉइंट और समझने की है। हमने क्या यहाँ सीखा है कि ये जो बैटरी है इसका विभवांतर क्या है, V है। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस बिंदु A से D के बीच का विभवांतर क्या है, V है। ओके, A से D के बीच का विभवांतर V है, तो कुल V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर मान लेते बच्चों A और D के बीच का विभवांतर वो V ही है, तो हम V बराबर, तो देखो बच्चों हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई कंफ्यूजन? यहां बताओ, V1 की जगह पे क्या हम लोग IR1 लिख सकते हैं, V2 की जगह पे हम लोग IR2 लिख सकते हैं, V3 की जगह पे IR3 लिख सकते हैं। ओके, यहां देखिए I यहां भी है, I यहां भी है, I यहां भी है, तो हम लोग I को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी क्या मिला, V बराबर क्या मिला, V बराबर हम लिख सकते हैं, ये इसको हम इक्वेशन A मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां एक सोचने वाली बात है
कि इसका कंप्लीट इस सिरे से इस सिरे के बीच का विभवांतर हम लोगों ने क्या माना है भी, और इस सिरे से इस सिरे के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या माना है आर एस। तो क्या हम लोग भी बराबर आई आर एस लिख सकते हैं? बात समझ रहे हैं? देखो बच्चों, यहां से यहां तक का समतुल्य प्रतिरोध भी क्या है आर एस है ना बच्चों। अब हम लोग यहां लिख सकते हैं, मान लिया, देखिए मान लिया सिरे ए तथा डी के बीच का जो समतुल्य प्रतिरोध हम लोग क्या माना है आर एस, तब यहां भी हम लोग ओम का नियम लगा सकते हैं। अतः ओम के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम बात, भी बराबर क्या हो जाएगा आई आर एस। क्लियर? भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं आई आर एस। इसे हम लोग इक्वेशन बी बना लेते हैं। ओके, अब जब हम लोग समीकरण ए और बी में तुलना करते हैं, ये भी है और ये भी है, तो इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं आगे। लिख सकते हैं ना समीकरण ए तथा बी से, समीकरण ए तथा बी से ऐसे लिखा जा सकता है आई आर एस बराबर आई आर वन आर टू और आर थ्री। ठीक है बच्चों, यहां देखो बच्चों, ये भी धारा है ये भी धारा, सेम धारा जब जा रही है तो हम लोग इसे कट कर सकते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और हाँ और बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने श्रेणी क्रम समूहन के, ठीक है ना, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कर लिया। इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध जो अलग अलग हम लोग प्रतिरोध लगाए हैं, एकल प्रतिरोध लगाए, उनके योग के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, अगर सपोज करो कि आपका R1 2 ओम का था, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, तो कितना ओम हो जाएगा, 2 3 5 4 9, कुल समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 9 ओम। इससे एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है कि श्रेणी क्रम समूहन में हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। देखिए है ना, ये भी एक बात पता चलती है कि श्रेणी क्रम समूहन में हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट श्रेणी क्रम में नहीं देख क्या लिखेगा कि यदि हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हमें प्रतिरोधकों को किस तरह से जोड़ना होगा या प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ना होगा। कोई कंफ्यूजन बात आती है? देखो एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि 3 ही प्रतिरोध लेना, आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसे ध्यान से समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों से हमें हमेशा अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। क्या होगा बच्चों? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। क्लियर? और मान लिया यदि समान मान r स्मॉल r का n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध, जिसे तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, क्या होगा? देखो बच्चों, आर एस बराबर n इंटू आर। कहने का मतलब यह है कि 2 ओम का मान लिया आप n नंबर्स तक आप प्रतिरोध क्या बोल रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो हम आपसे पूछेंगे उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या करेंगे n इंटू आर। क्लियर? चलिए फिर हमेशा की तरह हम लोग अपने जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं। हम लोगों ने थियरी पढ़ लिया, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट की क्लैरिटी बेहतर हो सके, जो हम लोगों ने पढ़ा उसको और बेहतर तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सके। ओके गाइस, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम, आगे नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अधिकतम। अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में समूहित करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग पहले लिख सकते हैं कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कुंडलियों को श्रेणी क्रम में समूहित करेंगे। और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि आर मैक्सिमम, अधिकतम चाहिए ना बच्चों, बराबर इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 मान लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए R मैक्सिमम अधिकतम प्रतिरोध चाहिए, R1, R2, R3, R4, और जब हम लोगों ने वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? 48 ओम। ठीक है, और इस तरह से हमें अधिकतम ओम प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन को समझिए और जो सिंबल्स दिए हों उसको समझना बहुत ही जरूरी है फिजिक्स में स्पेशली। और हाँ बच्चों, सेशन पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट मतलब विभवांतर दिया हुआ कि बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पेयर, इसे क्या पढ़ते हैं? मिली एम्पेयर। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ मिली एम्पेयर, जिसका पावर क्या होता है? 10 का पावर -3। और एक और टर्म होगा माइक्रो एम्पेयर, जिसका मतलब क्या होता है? 10 का पावर -6।
ओके बच्चों, माइक्रो जब भी वर्ड आए मतलब 10 का पावर -6, मिली वर्ड आए तो 10 का पावर -3। ओके, मिली एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाले। हमें क्या पता करना है? प्रतिरोध। मैंने क्या बताया है कि हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई उससे पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो उचित फॉर्मूला होता है हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ ये है क्या आपका V दिया हुआ, ये आपका I दिया है और हमें क्या निकालना पड़ती है, मतलब ओम का लॉ यूज़ होगा। क्लियर? ओके बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन दी थी V बराबर मैंने लिख लिया 12 वोल्ट, I बराबर 2.5 मिली एम्पेयर, और मिली एम्पेयर को कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2.5 इंटू 10 का पावर -3 एम्पेयर। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगाना है। R बराबर क्या जानते लोग? V बाई। या ट्रायंगल फॉर्मूला नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर V रखेंगे, यहाँ I, यहाँ R। देखिए V बराबर क्या होगा? I इंटू R। R बराबर क्या होगा? V बाई I। देखिए, और I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। क्लियर? आइए अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ये 12, ये क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 12 है ना, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, इंटू 25 इंटू 10। ठीक है, इसे हम लोग 5 से कट कर सकते हैं, 5 25 और 5 दूना 10। क्लियर? क्या लिखेंगे हम लोग ऊपर? यानी 24/5 इंटू 10 टू द पावर -3। जब इसे हम लोग सॉल्व करते तो क्या आएगा? 5 चौके 20 और 5 8 40, और 10 का पावर -3 नीचे है, जब हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों? हम लोग R का पता करें तो दिस इज ओम। 4.8 इंटू 10 का पावर 3 ओम। या इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4.8 10 का पावर 3 मतलब 1000, यानी कि हम लोग किलो लिख सकते हैं, किलो ओम। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन? और हाँ बच्चों, प्लीज अगर आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग डेली 20-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। यहाँ तो हम लोग थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, और वहाँ आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बेहतर होगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और अच्छे नंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स, थोड़ा बहुत रेगुलर पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जीत और मेहनत कीजिए, दिल लगा के पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।